दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इट इज़ कॉल्ड कंजम्पशन। हमने देखा है कि जो जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एनी इकोनॉमी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है, बिग इन प्रपोर्शन, वो कंजम्पशन होता है। सो लेट अस लुक एट व्हाट हैज बीन द इंडिया कंजम्पशन स्टोरी इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप एक लाइन ग्राफ जो देख रहे हो, वहाँ पे यू कैन सी द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एनी कंट्री। और यहाँ पे जो इंडिया के जो मेन एलिमेंट्स है उनका ट्रेंड दिया हुआ है। सो दिस इज अक्रॉस 6 डिकेड्स। बट पहले इन लाइन्स को समझ लेते हैं। सो सबसे ऊपर जो ब्लैक लाइन है वो है कंजम्पशन। सो आप देखोगे तो किसी ज़माने में ये 80 का कंट्रीब्यूशन था, नाउ इट इज़ अराउंड 60। सो इट हैज़ नॉट ओनली सिस्टमेटिकली गॉन डाउन, it has also has been lower in the previous decade. नेक्स्ट आप देखोगे वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो एक कंसिस्टेंट अराउंड 8 to 12% की लाइन है। जो इन्वेस्टमेंट है, सो इन्वेस्टमेंट इज अ मिक्स ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट प्लेयर्स एक्सेट्रा। जो भी आपके एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन में नहीं आता है वो टाइप का स्पेंड, जैसे इसको अपन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, दिस इज दिस रेड लाइन। सो इसका हमने देखा है कि एज इंडिया इज प्रोग्रेस्ड फ्रॉम एन अंडर डेवलप्ड कंट्री टू अ डेवलपिंग कंट्री टू नाउ बीइंग द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, दिस शेयर हैज कंटिन्यूअसली गॉन फ्रॉम 20 टू नाउ इट इज ऑलमोस्ट 35-36%। और फिर आते हैं दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स, एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स। सो जनरली द जीडीपी फॉर्मूला इज कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। अभी इसमें इंपॉर्टेंस ये है कि कंजम्पशन रिमेन्स द बिगेस्ट एलिमेंट इवन दो इट हैज कम डाउन बिलो 60%, एंड ऑफ कोर्स एज वी हैव प्रोग्रेस्ड एज इकोनॉमी द अदर एलिमेंट्स हैव बीन गोइंग अप। तो ये साइकिल कैसे चलता है? सबसे पहले तो कंज्यूमर्स स्पेंड दिस, बिकॉज ऑफ दिस स्पेंडिंग प्रोडक्ट सर्विसेज ये सब बनाने के लिए इंडस्ट्रीज को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। दैट मीन्स दे आर द सप्लायर्स एंड द पीपल आर द कंज्यूमर्स। जैसे इनको पैसा मिलता है बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वैसे दे आर एबल टू क्रिएट जॉब्स फॉर द पर्पज ऑफ रनिंग दोज इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, डूइंग द मार्केटिंग एंड सप्लाइंग। उससे होता है अगेन इंक्रीज इनकम एंड देन अगेन कंज्यूमर स्पेंडिंग। सो ये वर्चुअस साइकिल जैसे ग्रोथ पाथ पे रहता है, किसी कंट्री का जो जीडीपी है वो ग्रो करता है एंड वाइस वर्सा। So higher consumer spending stimulates industrial productions as well as the services sector, leading to job creation and increased incomes. Key consumption driven industries, for your understanding, are retail, QSRs, quick service restaurants, FMCG, automobiles and others. तो अपना कंजम्पशन का पैटर्न क्या रहा है? Again over here we look at about 20 years, but if we look at the post global financial crisis, वहाँ पे वी सी एन एवरेज ऑफ अराउंड 55 to 56% फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड प्री कोविड। इसके बाद कोविड में ऑब्वियसली देर वॉज अ डाउनफॉल इन द ईयर 2021 बिकॉज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मैनी इंडस्ट्रीज, मैनी सर्विसेज, मैनी लॉजिस्टिक्स वॉज क्लोज्ड। तो ऐसा नहीं था कि लोगों का डिमांड नहीं था, डिमांड करने के लिए जो प्लेटफॉर्म्स है, जो इंफ्रा है, वो काफ़ी टाइम के लिए लॉकडाउन में था। And that's why in the next 2 years, it has gone up from 51 to almost 58-59%. However, that was short-lived. Again from 23-24, it is sharply coming down, has gone below the 56 average of the previous decade, and now even below 55. The consumption rate is cooling down because the Indians are spending less than they used to, even before the GFC. Even after COVID, after that initial bounce, the increase or a growth has not remained consistent. This reflects that the current consumption slowdown, people are being cautious with money due to a host of factors जो हम आगे कवर करेंगे। So slowdown अगर कभी भी देखना है कंजम्पशन में, तो पहले हम लोग FMCG सेक्टर को ट्रैक करते हैं, which is fast moving consumer goods. दोस्तों, I have been a CFO with various reputed Indian companies. मेरा एक लॉन्ग करियर रहा है वेरियस इंडस्ट्रीज में, वेरियस सेगमेंट्स में।
उसमें से वन हाईलाइट वाज मैरिको लिमिटेड, जो फेमस लिस्टेड एफएमसीजी कंपनी है, उसमें आई वर्क फॉर मोर देन 7 years. Hence, I have a good idea about the FMCG sector. The good part is, when I joined Marico, they were just celebrating completing 1,000 crores of revenue in a single year. And by the time I changed, in just about 6 years' time, they had crossed 4,000 crores of revenue. तो एक बहुत ही अच्छा रैपिड ग्रोथ का फेज मैंने देखा. वो कैसे प्लान होता है, ग्रोथ कैसे आती है, कहाँ से आती है, रूरल, अर्बन, प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, वो देखने को मिला. और यहाँ के दो इम्पोर्टेंट कंपनीज जहाँ पे आपके घर में, आपके किचन में, आपके वॉशरूम में, लिविंग रूम में, जहाँ पे सब प्रोडक्ट्स दिखते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड डाबर, ये दो कंपनीज हम कवर कर रहे हैं कि इनके पिछले 8 क्वार्टर्स की ट्रेजेक्टरी कैसी थी. सो यू कैन सी इन Q1 of 23, HUL had a growth rate of around 20%. This is quarterly sales growth year on year in value. वहाँ से एक स्टेडी डिक्लाइन हुआ अगले 2 क्वार्टर्स में, एंड देन देयर हैज बीन अ रैपिड डिक्लाइन फ्रॉम Q3 of 23 to Q3 of 24. Incidentally, Q3 remains a very bullish quarter for FMCG companies because it is India's festive season. बेसिकली दिवाली भी आता है, बाद में क्रिसमस भी आता है, दशहरा भी आता है, दुर्गा पूजा भी आती है. ओके, and then while it almost plunged to a 0 to almost negative level in Q3 24, in the next 4 quarters also, in spite of a slight upward trajectory, आज भी 1-2% में ही खेल रहे हैं. So really nothing much to really be happy about. अगर डाबर देखेंगे तो ये तो और भी रैंडम लगता है. पहली बात तो Q1 23 में they were at 7-8%, around 1/3 of the HUL growth. Then it went down, then it went up, and if you see, उनको एक खास जगह पे, that is Q2 of the current financial year, they were negative 4 to 5%, and then again they have come up. So certainly not good signs as far as the consumption pattern for the FMCG industry. So the volume growth has been mid-single digit. Muted performance mainly related to lower domestic consumption, both rural and urban segments. इनकी भी एक अलग कहानी है बिकॉज रूरल स्पेंड्स काफ़ी हद तक मानसून पे डिपेंड होते हैं, और लास्ट 2-3 साल में मानसून ठीक ही रही है. प्लस गवर्नमेंट स्कीम्स आर देयर वेयर देयर इज अ बूस्ट टू द रूरल इकोनॉमी. लोगों के हाथ में थोड़ा और पैसा आता है, बेटर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आ गया बिकॉज ऑफ गुड मानसून, इसलिए रूरल हैज़ नॉट बीन एज बैड. Additionally, FMCG companies started feeling the pressure of headwinds from an inflationary scenario in oil prices, which led to कि जैसे ही प्राइस बढ़ता है, जो जो आपके अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप उसका कंजम्पशन आइदर रिकंसिडर करते हो या कम कर देते हो. Even Q3 of current year, when generally the consumer demand is supposed to be high, both of them have really not done much and it was a very weak sales volume. ये ओवरऑल स्लोडाउन इन मैक्रोज है जो हम अगले कुछ स्लाइड्स में कवर करेंगे. सो जैसे हमने बोला पहले तो एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर. सो एफएमसीजी इंडस्ट्री में वो सब प्रोडक्ट्स जो हम कंज्यूम करते हैं, यू मे और मे नॉट बी अवेयर, बट पाम ऑयल सब जगह पे होता है. सो डोंट टेक इट एज अ ऑयल. सो वेदर इट इज़ बिस्किट्स, वेदर इट इज़ एनी टाइप ऑफ फूड आइटम्स, जो प्रोसेस्ड फूड है, पैकेज्ड फूड है, उसमें पाम ऑयल ही यूज होता है वेयर द कुकिंग हैज़ टू हैपन और द बेकिंग हैज़ टू हैपन. Similarly, essentials like tea, coffee, cocoa, इनके prices also shot up. तो लेफ्ट हैंड साइड ग्राफ में आप कॉफ़ी प्राइसेस देख सकते हो, जो दिसंबर 22 के बाद एक स्टेडी इंक्रीज आया, एंड फ्रॉम द एंड ऑफ 23 इट सिंपली शॉट अप फ्रॉम 200 टू क्रॉस 300, विच इज़ 50% मोर. और हम सब जानते हैं कि टी, कॉफ़ी का स्टेपल कंजम्पशन कितना है. सिमिलरली पाम ऑयल प्राइसेस फ्रॉम 21 पीक दे वेंट डाउन in till December 22, then a steady up, and then mid 23 से लेके end 24 तक they have simply jumped from about 150 to 214. So both have increased around 50% in just about a year. Now as the FMCG companies tried to pass on this price hike to the consumers through product hikes, लोगों ने कंजम्पशन कम कर दिया. बिकॉज अगर कमोडिटी आपकी जो मेन है वो 50-60% ग्रो हो रही है, तो शायद प्राइसेस भी 20-30-40% बढ़ गए होंगे. और आजकल जो भी कंज्यूमर स्पेंड्स है, स्पेशली अर्बन एरिया में, वहाँ पे डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स होते हैं काफ़ी सारे. द टाइप ऑफ बिस्किट्स, कुकीज़ दैट यू ईट, द टाइप ऑफ ब्रेकफास्ट सीरियल्स दैट यू ईट, द टाइप ऑफ
many packaged food items that you eat. इसमें थोड़ा डिस्क्रिशन रहता है. कहने का मतलब ये है कि अगर इनके प्राइसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कंज्यूमर्स इनका कंजम्पशन पक्का कम कर देते हैं. इट इज़ अनलाइक योर बेसिक फूड दैट इज कंज्यूम्ड एवरी टाइम एज अ रेगुलर मील. सो इसकी वजह से एक स्लो डाउन पक्का आ गया विच स्टार्टेड फ्रॉम 24. दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमने एनालाइज किया वो ये है कि न्यू एज प्लेयर्स हैव कम इन नाउ. जैसे HUL, नेस्ले, डाबर, मैरिको एक्सेट्रा, ITC, ये सब कंपनीज तो हम शायद 30, 40, 50 साल से सुन रहे हैं और इनकी उस हिसाब से काफ़ी सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज में मोनोपोली रही है. मैंने ऐसे मोनोपोली इनमें से ही 2 कंपनीज के ब्रांड होते हैं या कहीं पे एक ही कंपनी का एक ब्रांड चलते जाता है. नेस्ले इज नोन टू हैव मेनी मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट्स लाइक जो सेरेलैक है बेबी फूड में दे हैव मोर देन 80% मार्केट शेयर. दिस काइंड ऑफ अ डोमिनेंस इज अनपैरेलल्ड. बट अभी क्या हो रहा है पिछले कुछ सालों में स्पेशली इन द अर्बन एरियाज न्यू एज प्लेयर्स ने एंट्री लिया है और उन्होंने क्या किया है दे हैव डन अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन टू द कस्टमर्स डायरेक्टली टू द कस्टमर्स वेयर दे हैव शोन हाउ देयर प्रोडक्ट्स आर बेटर देन द ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स विच यू हैव बीन कंज्यूमिंग. जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं जो शुगर है और दिस इज अ कॉस्मेटिक ब्रांड तो इन्होंने पैराबेन फ्री जैसे पेट्रोकेमिकल बेस नहीं रहेगा जिससे आपके स्किन को बर्निंग सेंसेशन नहीं आएगा. ये बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट किया. वैसे भी दीज आर D2C ब्रांड्स दैट इज डायरेक्ट टू कंज्यूमर. अर्बन एरियाज में इन्हें इतना प्रॉब्लम नहीं होता है. दैट इज वाई वंस यू आर डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग द कंज्यूमर इज अंडरस्टैंडिंग. तो कंज्यूमर हैज शोन ओपन माइंडेडनेस टू ट्राई दिस ब्रांड्स एंड एज दे फाउंड दैट दे आर बेटर then their consumption increased and whatever brand they were using so far for the cosmetics they have been able to smoothly replace as well. So these companies being transparent about their product manufacturing details which are eco-friendly and sustainable, this is ringing a bell with the Gen Z. Okay, स्टैटिस्टिक्स ये बोलते हैं कि अर्बन पॉपुलेशन में जो लेस देन 35 ईयर्स के लोग हैं अप टू 67% बिलीव दैट दिस न्यू एज ब्रांड्स अंडरस्टैंड वेल देयर नीड्स देन द लीगेसी ब्रांड्स. मतलब अभी एक थॉट प्रोसेस ऐसा हो गया है कि लीगेसी ब्रांड्स जो है वो वैसे भी प्रोडक्ट्स आउटसोर्स करते हैं, पैकेजिंग आउटसोर्स करते हैं, फॉर्मूला भी एक तरीके से आउटसोर्स हो जाता है और इस मास प्रोडक्शन बनता है. लेकिन जैसे आपने देखा रहेगा लास्ट कुछ सालों में एकदम स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट आना, ओके, हेयर टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट आना, सिमिलरली गट के हिसाब से ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स आना, ये सब में न्यू एज ब्रांड्स आर फोकसिंग वेल, कम्युनिकेटिंग वेल एंड आई थिंक एज द कंज्यूमर्स आर कंज्यूमिंग देम, यूजिंग देम, उन्हें लग रहा है कि इसमें कहीं पे ट्रुथ है एंड दीज आर वर्किंग बेटर फॉर मी देन माई रेगुलर शैम्पू और टूथपेस्ट और वट एवर इट इज. ओके, अकॉर्डिंग टू Nielsen IQ, in urban consumers approximately 34% prefer newly available products and around 40% of the total consumers want to be the first customers of the innovative products. Similarly, you know, D2C brands के लिए फ़ायदा ये रहता है कि अर्बन एरियाज़ में उन्हें बहुत मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन चेन नहीं लगता. So that's why you will be surprised that they are growing at 40 to 50% annually, whereas we all know that for many years the big FMCG brands are growing at 5 to 10%. इसमें एक फैक्टर ये भी है कि now you know FMCG brands like a Lux etc are 3,000, 4,000, 5,000 crore brands. So उनमें एक हाई ग्रोथ आना पॉसिबल नहीं है बिकॉज इनका पेनिट्रेशन भी काफ़ी हो चुका है, इनका टारगेट मार्केट एड्रेस भी हो चुका है. बट बाय क्रिएटिंग consumers who are open to experimentation, who have more awareness of what goes inside their product, their own type of skin, hair, these brands are creating a new TAM which has not been addressed by these traditional players so far, and it is not easy for them to address because उनके अभी जो production lines है, supply chains है for thousands of crores of value or products are already completely equipped to do this. तो उनके लिए वो change over इतना easy नहीं है. In the beauty and personal care segment also, these new brands are growing at 60 to 70%, while again the traditional ones are 8 to 10%. Hence, the new age brands are posing a serious competition to legacy brands. ये आज हम पिछले 5 साल के डेटा के हिसाब से कंक्लूड कर सकते हैं, at least for the urban areas. So obviously, these legacy brands who have made so much money, who have such a big size, are not going to sit idle.
सो टू स्टे रिलेवेंट एंड टू अटैक द कॉम्पिटिशन वो लोग क्या कर रहे हैं? एनीवे दे हैव अ वॉर चेस्ट ऑफ मनी, दे आर सिटिंग ऑन hundreds or thousands of crores of general reserves, cash flows. So यहाँ पे आप देखोगे कि they are doing what is logical. जो चीज़ आप इन हाउस नहीं बना सकते हो, जहाँ पे आपका सप्लाई चेन इजीली अमेंड नहीं हो सकता, वहाँ पे you go for acquisition. So HUL has acquired a brand like Minimalist in Jan 25 for a whopping 2670 crores. OZI in December 22 at 264 crores. IDC has acquired the personal care brand Mother's Purse 24 Mantra Organic at around 600 crores. Marico has also done two acquisitions, Just Herbs and Beardo. And Tata Consumer has acquired Soulful. तो इससे क्या होता है कि आपका एक तो इनोवेशन R&D कॉस्ट बच जाता है, आपके ट्रायल रन्स बच जाते हैं, फिर एक पूरा सप्लाई चेन खड़ा करो फ्रॉम स्क्रैच व्हेन यू आर ऑलरेडी हैविंग अ 30, 40, 50,000 करोड़ कंपनी, ये सब बच जाता है। और ये जो नए ब्रांड्स हैं इनकी शायद एक समस्या रही होगी कि while selling to the top 5 cities in India, they are able to achieve a turnover of 50 crores or 100 crores or 200 crores. उसके आगे का जर्नी उनके लिए डिफिकल्ट है बिकॉज दे डोंट हैव डीप पॉकेट्स टू पेनिट्रेट द रूरल मार्केट, सेमी अर्बन मार्केट्स। सो वहाँ पे एक एस्पिरेशन क्रिएट करके अपने को ग्रो करना एट अ 50-60% इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। जहाँ पे बड़े ब्रांड्स के ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स बन चुके हैं, सो ऑलरेडी उनकी जो ट्रक है हर दुकान में रोज या एट रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी जा रही है, तो उसमें और 4 नए प्रोडक्ट डाल के शेल्फ में रखना उनके लिए बहुत ईजी है। Now let's see what has happened in the QSR space, quick service restaurants. So यहाँ पे Jubilant Foodworks है, Domino's, which has done very well in 24-25 against the last 2-3 years which were not so good. Westlife Food World, जिसको हम मैकडोनल्ड्स के ब्रांड से जानते हैं, and Devyani International, which has famous brands like KFC, Pizza Hut. This sector also faced challenges due to the cautious consumer spend and rising input costs. QSR कंपनीज का भी ये प्रॉब्लम हुई है कि बिकॉज ऑफ पीपल ऑर्डरिंग फ्रॉम देयर होम्स, देयर डाइन इन फुटफॉल्स स्टेडीली नीचे जा रहे हैं। However, this is being offset by the online deliveries and the store expansion. So overall, in FY25, it was a mixed experience, not as bad as the overall consumption, क्योंकि कंज्यूमर्स का इनका कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है और भले ही वो रेस्टोरेंट में ना पहुंचे, घर पे मंगा के खा लेते हैं, एंड दैट इज ओनली गेटिंग ईजियर एंड ईजियर विद लॉट्स ऑफ ऑप्शंस कमिंग अप इन दैट स्पेस। यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे वेस्ट लाइफ है, मैकडोनल्ड्स, इनका जो एवरेज सेल्स पर स्टोर है दैट हैज स्टडीली गॉन डाउन इवन इन द लास्ट 1 ईयर, अराउंड 5% ओवरऑल। KFC जो है उसका सेम स्टोर ग्रोथ 24 over 23 is minus 2.7%, and again this year it is minus 6.4%. एवरेज डेली सेल्स भी 10% से कम हुए हैं इन 9 months FY25 और 9 months FY24. सो ऑल इन ऑल यहाँ पे भी स्ट्रगल है। हाउ इज द टू व्हीलर सेगमेंट डूइंग? बिकॉज दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ द एस्पिरेशनल लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास। सो इस सेगमेंट में पहले TVS को देखते हैं। TVS certainly had a decent year in FY24, but in the current year the growth is steadily going down. Q4 FY24 में they are almost 25% growth over previous year, but in the current Q4 it is 15%, but still very respectable numbers. अगर आप देखोगे कि हीरो मोटोकॉर्प might be suggesting the larger problem, where their growth was around 12% 2 years back. It went up to 20% in Q3 of FY24, which is a festive season. लोग नई चीज़ें बाय करना चाहते हैं. But in Q3 of current year, directly from 20, it has come to 5%. It is further going down. Certainly not a good sign. In Q2, there was a weak demand mainly because of industrial slowdown. इंडस्ट्रियल स्लोडाउन का क्या संबंध है? तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल स्लोडाउन है, अगर जॉब्स कम हुए हैं, अगर इंक्रीमेंट्स ठीक से नहीं मिले हैं, नए रिक्रूटमेंट नहीं हुए हैं, तो उतने टू व्हीलर्स या कंजम्पशन कम होगा। इन Q3 द रूरल डिमांड वाज मोर देन द अर्बन डिमांड, बिकॉज Q3 में फेस्टिव सीजन भी आता है और आफ्टर मॉनसून जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का जो पैसा मिलता है, जो रेवेन्यू मिलता है, दैट मनी इज अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग बाय द रूरल कंज्यूमर्स। बाय द एंड ऑफ फोर्थ क्वार्टर, FY24-25 became the best year for TVS, which is outlier.
But Hero MotoCorp, as we have seen, certainly is going down, down, and down. Ola numbers, which is the EV segment of two-wheelers, वो भी weak ही रहा है, and they are holding 30% market share in the EV two-wheeler segment. So अभी जब ये पता चला है कि पिछले 2 साल में overall the growth has been going down, it is getting weaker in the last 1 year as well, and we have seen the main reasons that are contributing to the main segments of consumption. अभी जानना जरूरी है कि अगले 1 साल में 2 साल में क्या होने का पॉसिबिलिटीज है. सो पहली बात तो जो हमने पाम ऑयल जो काफ़ी बढ़ गया था, यहाँ पे आप एक स्पाइक देख सकते हो 24-25 में, दैट हैज सिग्निफिकेंटली कूल डाउन फ्रॉम अ पीक ऑफ $82, it has cooled down to 64-65, which is very very significant. And all types of oil prices are in a way linked to the crude oil. So हम ये देख सकते हैं कि जो एक क्रिटिकल इंग्रेडिएंट है फॉर ऑल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग द कंजम्पशन सेक्टर, वहाँ पे एक अच्छा डिफ्लेशन आ गया है कंपेयर टू द लास्ट ईयर, एंड अ वेरी सिग्निफिकेंट वन. हाउ इज द CPI इन्फ्लेशन? So the India retail CPI inflation reached 6.2%, that is highest in 2 years due to high food inflation in October 24. So एक तरीके से वो पीक था. Food and beverages constitute 46% of India's consumption basket. And since October 24, the inflation has consistently decreased. तो आप यहाँ पे देख सकते हो 22-23 में it was 6.7% and the number reported for 24-25 is 4.6. और फूड इन्फ्लेशन में तो आप एक प्रैक्टिकली एक क्रैश देख सकते हो. अक्टूबर 24 में दिस वाज इन डबल डिजिट्स विच इज़ वेरी रेयर, वहाँ से अभी वो 2% तक आ गया. सो सर्टेनली इन्फ्लेशन कम होना का मतलब ये है कि ईयर ऑन ईयर आपके जो ग्रोथ इन प्राइसेस है वो ग्रोथ का रेट कम होना. सो 2% का मतलब है कि लास्ट ईयर मुझे जो चीज़ 100 रुपये में मिल रही थी अभी 102 में मिलेगी. सो दैट इज़ फेयर फॉर अ कंज्यूमर नॉट टू रिड्यूस हिज कंजम्पशन. और अगर पिछले साल कंजम्पशन कम किया था तो इस साल इंक्रीज करने का भी सोच सकता है. टू ऐड टू दैट, आरबीआई ने रिपो रेट्स कम करने का साइकिल चालू कर दिया है. अभी 6.5 से 6% हुए हैं. देयर बीन 2 कट्स इन द लास्ट 4 to 5 months, और जो स्टांस था वो न्यूट्रल से अकोमोडेटिव हो गया. इसका मतलब ये है कि व्हेनेवर इंटरेस्ट रेट्स गो डाउन, कंज्यूमर्स ने जो जो लोन्स लिए हैं, वेदर इट इज़ अ टू व्हीलर लोन, वेदर इट इज़ अ प्रॉपर्टी लोन और एनी काइंड ऑफ लोन, उनका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है. उससे उनका EMI कम हो सकता है एंड इट विल हैव मोर मनी अगेन इन द पॉकेट्स ऑफ द कंज्यूमर फॉर कंजम्पशन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सब ने सेलिब्रेट किया दैट इन द Feb 25 यूनियन बजट there is now no tax payable up to 12 lakhs of income. This is a significant hike from the earlier limits, and with this tax cut, there is again going to be more money available with the consumer. One theory is that first people will try to use this to reduce their loans, which is a possibility, but again that will again help the customer in the medium term as well to have more money to spend. So this should increase consumption, revive demand and boost the overall economic activity. सो कंक्लूजन क्या है? 3 or 4 सिल्वर बुलेट्स हैव बीन फायर्ड, जहाँ से जो गवर्नमेंट के हाथ में था, सो वेदर इट इज़ द RBI और द इनकम टैक्स. फ्रॉम अ सिचुएशनल परस्पेक्टिव, सॉफ्टनिंग ऑफ क्रूड प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन गोइंग डाउन आर द ट्रिगर्स विच शुड हेल्प. यानी 2 चीज़ें हुई है. जो प्राइस कंटिन्यूस राइज हो रहे थे जिसकी वजह से कंज्यूमर को अपना कर्टेल करना पड़ रहा था कंजम्पशन. Now that kind of a price increases are not going to happen in the near future. और फिर उसके जेब में अगर 100 रुपया था तो अभी 110 रुपया रहेगा because of the lower EMIs and more and less of income tax to pay. So considering all this, we should see consumption cycle getting towards growth compared to the weak growth numbers in the past 2-3 years, and we'll closely watch the quarterly results of the companies of these sectors to understand whether the arrow has started changing or there is still some time before all these triggers actually help to revive consumption. So that's all for us on the consumption story. Hope this adds value to your investing knowledge. We will continue to bring
curated research content for you. Do not forget to subscribe to our YouTube channel.